हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राम टेक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम आरसीसी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक रहेगा आज हमारा शियर एंड बाउंड स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरसीसी साइज ऑफ आरसीसी सेक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी कि आरसीसी खंड का जो आकार होता है वो किस पर डिपेंड करता है, साइज किस पर डिपेंड करता है। कोडल प्रोविज़न, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आरसीसी का सेक्शन कोई भी है वो किस पर डिपेंड करेगा, कोडल प्रोविज़न पर डिपेंड करेगा। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट दोनों पे, या ग्रेड ऑफ स्टील। तो बता दें यहाँ पर कंक्रीट और स्टील दोनों के ग्रेड पे डिपेंड करता है कोई भी क्रॉस सेक्शन, कोई भी सेक्शन होता है आरसीसी मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, कि दोनों पे डिपेंड करता है, स्टील के ग्रेड और कंक्रीट के ग्रेड, क्योंकि यहाँ पर आरसीसी मेंबर बोला है, यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट भी है और रीइंफोर्स्ड भी कर गए हैं, यानी स्टील भी इसमें डाला गया है। तो यहाँ पर इस पे दोनों के ग्रेड पे डिपेंड करेगा कि उसका जो साइज रहेगा कैसा रहेगा, कितना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन बी ए बीम। एक धरन में छल्लों के बीच की दूरी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बीम, बीम के साइज पर डिपेंड करती है, या इंक्रीजेज नियर द सपोर्ट, जो स्टीरअप के बीच में जो दूरी होती है, स्पेसिंग्स होती है, वो घटा दी जाती है सपोर्ट पे। या नेक्स्ट ऑप्शन है, आलम्बों के पास बढ़ती है, यानी इंक्रीजेज द नियर द सपोर्ट, यानी कि जो स्पेसिंग होती है स्टीरअप के बीच में, जो आलम्बो यानी सपोर्ट के पास में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इज़ द सेम एवरीवेयर, या सभी जगह उसकी जो स्पेसिंग होती है वो सेम रखते हैं। तो बता दें यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजेज द सपोर्ट। सपोर्ट के पास में क्या करते हैं, जो स्पेसिंग होती है उसको घटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई यूडीएल बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और ये हम यहाँ पर हमारा सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो क्या करते हैं कि यहाँ जो स्पेसिंग होती है इस स्टीरअप के बीच में, तो वो नियर द सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट के पास में क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जो स्पेसिंग होती है यानी कि वहाँ पर स्टील की मात्रा बढ़ा देते हैं। सपोर्ट के पास क्या करते हैं, स्टील की मात्रा बढ़ा देते हैं, यानी कि जो स्पेसिंग थी स्टीरअप के बीच में उसको और घटा देते हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो शियर फोर्स जनरेट होगा, शियर फोर्स की वैल्यू जो होगी सबसे ज़्यादा, वो नियर द सपोर्ट, यानी सपोर्ट के पास में अधिक वैल्यू होती है। जैसे नियर द सपोर्ट यानी अधिक वैल्यू होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो सपोर्ट होते हैं सपोर्ट के पास में उनकी वैल्यूज़ को, यानी स्पेसिंग बिटवीन द स्टीरअप, स्पेसिंग छल्लों के बीच की दूरी को घटा देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन कह रहा है कि डेवलपमेंट लेंथ है, यानी कि विकास लंबाई जो है या परिवर्धन विस्तार है, ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फार्मूला हमको पता है ऑलरेडी कि जो डेवलपमेंट लेंथ होता है यानी एल डी होता है इक्वल टू होता है सिग्मा एस टी इंटू फाइव होता है डायमीटर, इंटू अपान 4 टाइम्स टाउ बी डी। तो यहाँ पर जो इन्वर्सली में आ रहा है टाउ बी डी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी बात में है सिग्मा एस टी, तो ये प्रोपोर्शनल में है, डायमीटर भी प्रोपोर्शनल है। टाउ बी टी की वैल्यू जो है, टाउ बी टी है जो, ये आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये क्या है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस यानी एल डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर बात करें एल डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बी डी, यानी डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, जो कि एल डी के यानी कि डेवलपमेंट लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आई एस 456/2000 डेवलपमेंट लेंथ यानी एल डी बार इज गिवन बाई वेयर फाइव इज नॉमिनल डायमीटर, सिग्मा एस है स्ट्रेस इन बार एट सेक्शन, कंसीडर द डिज़ाइन लोड,
टाउ वी डी है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो क्या करना है हमको, एल डी यानी डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला बताना है। अभी पिछले क्वेश्चन में डेवलपमेंट लेंथ के लिए फार्मूला देखा है, एल डी इक्वल टू क्या बताया था, सिग्मा एस इंटू 5/4 टाइम्स टाउ वी डी। तो मैच करा लेते हैं कि ये कौन सा फार्मूला है। तो ये है डी पार्ट, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिमम एंकर लेंथ ऑफ बार इन स्टैंडर्ड 90 डिग्री बेंड इज इक्वल टू, मानक 90 डिग्री मोड में सरिये की न्यूनतम स्थिरण लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी एंकर लेंथ पूछा है, अगर 90 डिग्री का क्या करते हैं, 90 डिग्री बेंड करते हैं, तो 90 डिग्री बेंड करते हैं तो एंकर लेंथ जो होगा वो कितना होगा पूछ रहा है। तो बता दें कि यहाँ पर 45 डिग्री पे, ठीक है, पर 45 डिग्री पे यानी एवरी 45 डिग्री पे, पर 45 डिग्री पे बेंड जो अगर करें तो 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ नॉमिनल डायमीटर हो जाता है, जो ये हमारा एंकर लेंथ होता है। अगर इसमें बोला है 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करा दें, यानी 8 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर, 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर नॉमिनल डायमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर, यानी डी पार्ट होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर M30 कंक्रीट ग्रेड। क्वेश्चन कह रहा है कि M30 कंक्रीट ग्रेड के लिए जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा। बता दें कि यहाँ पर जैसे ग्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रेड की वैल्यू बढ़ती जाती है, ग्रेड की वैल्यू बढ़ती जाती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो कैसे बढ़ती है देख लेते हैं एक एक की। यानी अगर हम बात करें कि M15 यूज़ कर रहे हैं, M15 ग्रेड है, तो शियर स्ट्रेस होगा 2.5 न्यूटन पर mm², 2.5 न्यूटन पर mm²। अगर बात करें M20 की बात करें तो M20 में होता है, इसमें 0.3 ऐड कर देते हैं, यानी 2.8 न्यूटन पर mm², 2.8 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट है M25 की बात करें, M25 की बात करें तो इसमें 0.3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.1 न्यूटन पर mm²। अगर यहाँ पर M30 की बात करें, M30 में होता है, इसमें 0.4 ऐड करेंगे तो 3.5 न्यूटन पर mm²। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा M30 के लिए हो जाएगा हमारा वैल्यू 3.5 न्यूटन पर mm²। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। बस याद करने के लिए 0.3 ऐड करके बता दिया कि अप्रॉक्स इतना ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यानी 3.5 न्यूटन पर mm² M30 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। प्योर बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, एंड शियर फोर्स इज, और शियर फोर्स कितना होता है। शियर फोर्स पता है हमको, जब बेंडिंग मोमेंट प्योर बेंडिंग है तो यहाँ पर प्योर बेंडिंग यानी स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स होगा हमारा 0। प्योर बेंडिंग बोल रहा है इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग, यानी आमतौर पर प्योर बेंडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट हर जगह पर स्थिर होता है, यानी प्योर बेंडिंग में बेंडिंग मोमेंट हर जगह स्थिर होता है। और शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स होगा यहाँ पर 0 होगा, शियर फोर्स ऑलवेज 0, जहाँ तक जब प्योर बेंडिंग होगा तो ऑलवेज शियर फोर्स होगा 0। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना मैक्सिमम ना पैराबोला और ना हैविक 1 वैल्यू ना 1 होगा, ये होगा करेक्ट आंसर 0। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर के लिए सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हुक्स आर फाउंड इन डिफॉर्म बार द इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड शुड बी एटलीस्ट कितना टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बार। क्वेश्चन कह रहा है कि जब स्टील के बार को
स्टील को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो उसका जो स्टील का बार का डायमीटर है, जो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। जब विकृति रॉड में हुक बनाते हैं तो मोड़ की आंतरिक त्रिज्या कम से कम बार के व्यास से कितना गुना होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई बार है इसको मोड़ा जा रहा है, क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं यानी हुक बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो इसका जो डायमीटर है यानी इस बार का जो डायमीटर इसका है फाई, मान लेते हैं इसका डायमीटर है फाई, तो इसके त्रिज्या का यानी जो मोड़े हैं इसके त्रिज्या का कितना गुना होगा। तो हमको पता है कि पर 45 डिग्री मोड़ने पे 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है एंकर लेंथ। अगर इसको मोड़ेंगे तो ये हमारा के टाइम्स यानी कि 4 फाई ये होगा और 4 फाई ये होगा, यानी एक त्रिज्या यानी दो त्रिज्या मिलकर एक डायमीटर बनता है, तो ये डायमीटर हो जाएगा टोटल। तो त्रिज्या की बात करें तो 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर, यानी करेक्ट आंसर होगा 4 बार यानी 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। जब विकृति रॉड में हुक बनाते हैं, यानी ये हुक बना रहे हैं, जब हुक बनाते हैं तो ये जो हुक बन गया है, ये हमारे जो स्टील का बार था इसके डायमीटर की ये त्रिज्या जो है इसके डायमीटर का 4 गुना होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ ए रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ ए रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज। क्वेश्चन कह रहा परबलित सीमेंट कंक्रीट में अधिकतम शियर स्ट्रेस कितना होगा। अधिकतम शियर स्ट्रेस क्या होता है, यानी कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा V अपान PD, यानी कि शियर फोर्स अपान क्या होता है, लीवर, ये VD नहीं Z इंटू बी होता है, Z इंटू बी, लीवर आर्म इंटू बिड्थ होता है, Z इंटू बी होता है। शेयर फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ शेयर स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा शेयर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इनटू विड्थ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, शेयर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इनटू विड्थ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीइंफोर्स्ड बार आर जनरली बेंट, यानी रीइंफोर्स्ड बार यानी कि परबलित जो बार है, स्टील बार है, उसको सामान्यतः मोड़ा जाता है बाई हीट करके, बाई वेल्डिंग करके, या मैनुअली यूजिंग लीवर, बाई डाइज एंड जिग्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनुअली यूजिंग लीवर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मैनुअली यूजिंग लीवर, यानी हाथ से लीवर का उपयोग करके क्या किया जाता है, उस किसी भी स्टील बार को क्या करते हैं, बेंड करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो यानी कि रीइंफोर्स यानी परबलित बार को क्या करते हैं, सामान्यतः हाथ से लीवर का उपयोग करके मोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर्स ऑफ रीइंफोर्सिंग बार एट द सपोर्ट इन ये सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रजिस्ट इन दैट जोन। सामान्यतः अवलंबित धरण को, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम में टेक पर यानी सपोर्ट पर अनेक परबलित लगाए जाते हैं, अनेक परबलित रीइंफोर्स्ड बार लगाए जाने का मुख्य कारण होता है उस क्षेत्रफल में निम्न का प्रतिरोध करना है। किस चीज़ का प्रतिरोध करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस का प्रतिरोध करना है। तो इसमें पूछ रहा है कि सामान्यतः जो सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट्स पर
ज़्यादा रीइंफोर्स्ड करे जाते हैं, ज़्यादा सरिया को प्रोवाइड किया जाता है, वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए, शियर स्ट्रेस को, बॉन्ड स्ट्रेस को, या टेंसाइल स्ट्रेस को। तो बता दें यहाँ पर कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बॉन्ड स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए, कि यानी कि बॉन्डिंग अच्छे से बना रहे, ठीक है, बॉन्डिंग अच्छे से बना रहे, और उस पर जो भी कर्तन बल लग रहा है, कर्तन बल के कारण क्या है, कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो जाए। कर्तन बल यानी कर्तन बल मीन्स क्या हो जाएगा, जो शियर फोर्स लग रहा है। शियर फोर्स बताया था कि जो सपोर्ट पर होते हैं, सपोर्ट पर कितना होता है, सपोर्ट पर मैक्सिमम होता है, सपोर्ट पर ज़्यादा लग रहे होते हैं, तो सपोर्ट पे ज़्यादा लग रहे होते हैं यहाँ पर शियर फोर्स। तो यहाँ इसकी वजह से क्या है, कोई भी डिफॉर्मेशन ना जाए, यानी बॉन्डिंग अच्छी बनाए रखे, यानी बॉन्डिंग अच्छी बनाए रहे, इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पर जो रीइंफोर्स प्रोवाइड करते हैं अधिक प्रोवाइड कर देते हैं, कि मतलब जो बॉन्डिंग होती है यानी जकड़न होता है वो अच्छे से क्या कर सके, उसको बना सके, यानी बॉन्डिंग अच्छे से बना सके, प्रतिरोध जो है बॉन्ड स्ट्रेस अच्छे से बना सके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बीम कर्व इन ये प्लान इज डिजाइन फॉर, प्लान में वक्र की गई ये बीम कर्व्ड इन प्लान इज डिजाइंड फॉर, यानी प्लान के वक्र की गई बीम को, प्लान में वक्र की गई बीम को किसके लिए डिजाइन किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर के लिए डिजाइन किया जाता है, या बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्जन के लिए, शियर एंड टॉर्जन के लिए, या बेंडिंग मोमेंट शियर एंड टॉर्जन के लिए क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं वक्र को। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, कि जो भी है प्लान में वक्र यानी कि कर्व की जाती है बीम प्लान में जो वक्र है यानी कर्व एक बीम को बंकन यानी बेंडिंग से और टॉर्जन से और शियर के लिए डिजाइन की जाती है। वक्र यानी कि ये बीम कर्व्ड इन प्लान इज डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्जन के लिए डिजाइन की जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेंडिंग, शियर एंड टॉर्जन तीनों के लिए जो कर्व्ड बीम होती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर शैल नॉट बी एक्सीड इन टाइम्स m टाइम्स इफेक्टिव m टाइम्स d यानी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन फॉर वर्टिकल स्टिरअप वेयर m इज, यानी अवयव के छड़ से कर्तन परबलन का अधिकतम दूरी ऊर्ध्वाधर छड़ के खंड के प्रभावी गहराई के m टाइम्स यानी m गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको पता है 0.75 d या 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.75 d, यानी d तो दिया है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 0.75। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट 0.75 डी या 300 mm से में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या करते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शियर रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट, किसको रजिस्ट करने के लिए शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी जाती है, डायगोनल टेंशन बेंडिंग स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस या पंचिंग शियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डायगोनल टेंशन प्रोवाइड करी जाती है शियर रीइंफोर्समेंट को रजिस्ट करने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम एज, डायगोनल टेंशन जो प्रोवाइड करी जाती है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है, एज ए लॉन्गिट्यूडनल बार, बेंट अप बार्स या वर्टिकल स्ट्रैप या हेलिकल रीइंफोर्समेंट यानी हेलिकल रीइंफोर्समेंट जैसे 90 डिग्री बेंट अप द 90 डिग्री बेंड एट द बेंड ऑफ मेन बार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
जो टेंशन डायगोनल टेंशन प्रोवाइड करी जाती है वो बेंटअप या वर्टिकल स्ट्रप के रूप में प्रोवाइड करी जाती है। बेंटअप या वर्टिकल स्ट्रप यानी नत छड़ें या ऊर्ध्वाधर स्ट्रप के रूप में प्रोवाइड की जाती है। वर्टिकल स्ट्रप के बीच में अभी कितना बताया था डिस्टेंस, कितना बताया था 0.75 डी या 300 mm, जो भी मिनिमम वैल्यू हो मैक्स, हाँ दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है वही प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल स्ट्रप में स्पेसिंग। बेंटअप बार्स में स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करते हैं, जितनी प्रोवाइड करते हैं डी या 450 mm, जैसे इसमें प्रोवाइड किए थे इफेक्टिव डेप्थ 0.75 इफेक्टिव डेप्थ या 300 mm, दोनों में से मिनिमम वैल्यू। तो वैसे ही ये वर्टिकल स्ट्रप के लिए था। और इसके बाद में अगर बेंटअप बार के लिए बताएं तो इसका होता है डी या इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी या 450 mm, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है वही प्रोवाइड करते हैं इसके लिए बेंटअप बार्स के लिए जो स्पेसिंग होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो डायगोनल टेंशन प्रोवाइड करते हैं वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, बेंटअप बार्स या वर्टिकल स्ट्रप के रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ द क्वालिटी ऑफ ग्रेड, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट या क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी ग्रेड के अकॉर्डिंग उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे 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 उसकी ग्रेडिंग बढ़ेगी, यानी कंक्रीट की ग्रेड किस पर डिपेंड करता है, कंक्रीट के ग्रेड पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कंक्रीट की ग्रेड बढ़ेगी उसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी पार्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि जो बंधन सामर्थ्य होता है स्टील और कंक्रीट के बीच का बंधन सामर्थ्य होता है वो किस पे डिपेंड करता है। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू, स्टील और कंक्रीट के बीच में आबद्ध बल जो है, जो आबद्ध बल है उस किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण, एडेशन के कारण, या फ्रिक्शन और एडेशन दोनों के कारण, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टील और कंक्रीट में होती है वो किसके कारण होती है, वो फ्रिक्शन के कारण होती है और एडेशन दोनों के कारण होती है। एडेशन होता है, एडेशन मीन्स होता है जो डिफरेंट मटेरियल में क्या करता है, बॉन्डिंग बनाए। जैसे यानी आसमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं। ससंजन होता है समान बल अणुओं के बीच लगने वाले। तो एडहेशन मीन्स हो जाता है यानी अलग अलग भिन्न भिन्न मटेरियल को क्या कर रहा है, बाइंडिंग बना रहा है। तो यानी स्टील और कंक्रीट अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों बॉन्डिंग बना रही, तो उसे कहते हैं एडेसिव फोर्स। और ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से भी क्या होता है, यानी दोनों बॉन्डिंग अच्छे से बनाए रखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शियर स्ट्रेंथ कैन बी इंश्योर्ड इन बीम बाय प्रोवाइडिंग, यानी किसी धरन में जो शियर स्ट्रेंथ है यानी अपरूपण सामर्थ्य को निम्न द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। शियर स्ट्रेंथ को किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, बाइंडिंग वायर ऑफ द मेन बार, हाई स्ट्रेस डिफॉर्म बार यानी HYSD बार, राउंडेड एग्रीगेट स्टीरअप। तो किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, तो शियर स्ट्रेंथ के सामर्थ्य को, शियर स्ट्रेंथ यानी कि शियर स्ट्रेंथ के सामर्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्टीरअप द्वारा किया जाता है। स्टीरअप मीन्स स्टीरअप यानी छल्लों द्वारा जो बांध के रखता है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स को क्या करता है, बांध के रखता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट यानी वर्टिकल स्टीरअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए स्टील बार डाया डी इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड बॉन्ड स्ट्रेस 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ विल बी। यदि स्टील छड़ जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास डी है तथा टेंसाइल स्ट्रेस यानी तनन प्रतिबल 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, टेंसाइल स्ट्रेस कितना है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी टी की वैल्यू दी है,
बॉन्ड प्रतिबल यानी बॉन्ड स्ट्रेस दिया है 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पूछा है आवश्यक बॉन्ड लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ पूछा है। बॉन्ड लेंथ कितना होगा, आवश्यक बॉन्ड लेंथ कितना होगा। तो बॉन्ड लेंथ का हमें फार्मूला पता है डेवलपमेंट लेंथ का, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ का हमें फार्मूला पता है, वो फार्मूला के द्वारा क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एल डी इक्वल टू कितना होता है, एल डी इक्वल टू कितना बताया था, सिग्मा एस टी इंटू 5/4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी, 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। तो सिग्मा एस टी कितना दिया है, यानी सिग्मा एस टी कितना दिया है, सिग्मा एस टी दिया हमको सिग्मा एस टी है टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 140 और डायमीटर की वैल्यू गिवन नहीं है तो डायमीटर 5 से ही रहने देते हैं, अपान 4 टाइम्स टाउ बी डी। टाउ बी डी कितना दिया है, बॉन्ड स्ट्रेस दिया है 0.6 दिया है। तो डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है हमारी 140 अपान 2.4, 424 यानी 2.4 आ जाएगी वैल्यू 59.5 यानी 59 जो 5 वो डायमीटर है। यहाँ पर डायमीटर को किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पर स्मॉल डी से किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, यानी 59 डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट लेंथ या बॉन्ड लेंथ बोलें तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट। कितना 59 डी कितना हो जाएगा, 59 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज गिवन बाई, यानी परबलित खंड धरण में कंक्रीट बीम इज सकल अपरूपण प्रतिबल कितना होता है, यानी टाउ वी पूछा है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का हमें फार्मूला पता है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फार्मूला होता है वी, यानी शियर स्ट्रेस फैक्टर शियर स्ट्रेस अपान क्रॉस सेक्शन बी इंटू डी, शियर स्ट्रेस अपान बी डी, यानी वी टाउ वी इक्वल टू होगा वी यानी शियर फोर्स अपान क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बी पार्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर डिफॉर्म वार बॉन्ड स्ट्रेस इज, परबलित छड़ों के लिए बॉन्ड प्रतिबल होता है कितना होता है, लेस देन द प्लेन बार, मोर देन द प्लेन बार, इक्वल टू द प्लेन बार या नो कंट्रोल टू प्लेन बार। तो डिफॉर्म बार में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्लेन बार से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ डिफॉर्म बार इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन द प्लेन बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी मोर होता है, ज़्यादा होता है। डिफॉर्म बार में बॉन्ड स्ट्रेस कितना होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लेन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।